आपने अक्सर सुना होगा कि दिल्ली जैसे जो राज्य हैं वो सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्यों में उनका नाम होता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिहार के जो बेगूसराय क्षेत्र है इन्होंने दिल्ली के राज्य को भी पीछे छोड़ दिया है जब प्रदूषण की बात करते हैं तो। हमारे साथ विवेक चट्टोपाध्याय जी हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से, जो पोल्यूशन पे एक्सपर्ट हैं। सर, पहले तो बताइए, ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, इसमें अचानक से दिल्ली को जो है तीसरे नंबर पर प्रदूषित कहा गया है, लेकिन बिहार का बेगूसराय अब नंबर 1 पर कैसे दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें एक हमें बात समझनी होगी कि रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन अभी वहां सेटअप हुआ है हम्म। 2022 में, और 2023 से डेटा कॉम्प्रिहेंसिवली आना चालू हुआ है। और मोस्ट लाइकली एक ही स्टेशन है वहाँ अभी, और दिल्ली हम्म। में कई स्टेशन हैं। तो जब तस्वीर आती है एक स्टेशन की भी अगर आए, और मान लीजिए वो शहर काफी प्रदूषित है, तो उसका कंसंट्रेशन लेवल काफी ज्यादा आता है। हम्म। पर इसमें एक दूसरा मुद्दा भी यह है कि टोटल एमिशन लोड, यानी प्रदूषण कितना ज्यादा एमिट हो रहा है उस शहर से, उसके पीछे एक अलग आंकड़ा काम आता है, जो कि कितने प्रदूषण करने वाली इकाइयां हैं वहाँ। हम्म। यानी नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, हाँ, हम्म। सारे मामलों में। और जो प्रारंभिक इंफॉर्मेशन जो मैंने देखी बेगूसराय में, यह है कि वो इंडस्ट्रियल कैपिटल तरह का है। और उसमें कई सारे यूनिट्स हैं, तमाम तरह की ब्रिकिंग्स भी हैं, और बड़े यूनिट्स भी हैं, मेटल इंडस्ट्रीज भी हैं। और डेफिनेटली कमर्शियल एक्टिविटीज या व्हीकल मूवमेंट तो होगा ही। और इंडो गैंजेटिक प्लेन का जो क्षेत्र है, वो डस्ट के लिए भी, डस्ट का लोड भी ज्यादा होता है। तो इसमें हम्म। मैनमेड सोर्सेज भी हैं, और कंबशन सोर्सेज यानी फॉसिल फ्यूल कंबशन से जो आता है वो भी एक क्षेत्र है। परंतु हम्म। एक तस्वीर उभर के आ रही है कि बिहार के जो कई शहर हैं, वो हम्म। प्रदूषण के मामले में बहुत ज्यादा आगे हैं, अभी दिख रहा है ऐसा। इवन उत्तर प्रदेश के शहरों में गिरावट हुई है, परंतु वहाँ लगातार कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिख रहा है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से एक स्पेशल स्पेशल स्टडी या एक इन डेप्थ स्टडी की जरूरत है। गहराई में जाके देखा जाए कि हर शहर में या क्षेत्रों में क्या मुद्दे हैं, और उनमें क्या किया जा सकता है कि इसमें प्रदूषण में गिरावट आए। इसमें एक अच्छी पहल ये भी की गई थी कि स्टेट एक्शन प्लान्स बने, स्टेट क्लीन एयर एक्शन प्लान्स। अब तो चुनिंदा शहरों में पहले बनते थे, अब ये स्टेट लेवल में बनाया जा रहा है। तो हमें ये इवेल्युएट करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को इवेल्युएट करने की जरूरत है कि वो जो प्लान बना है वो कितना उपयुक्त है प्रदूषण हम्म। को करने में। क्योंकि रैंकिंग अगर आप करेंगे तो उसमें ये एटलीस्ट पता चलता है, इंडिकेट करता है कि प्रदूषण कहाँ बहुत ज्यादा आ रहा है। और तो सर, क्या पहले बिहार में प्रदूषण कम था और अब अचानक से ज्यादा प्रदूषण दिखने लग गया है? ये कितने सालों में ऐसा है कि बिहार में, खासकर जो इस रिपोर्ट में सिर्फ बेगूसराय का मेंशन नहीं किया गया है, सिवान का मेंशन है, सहरसा का मेंशन है, कटिहार का मेंशन है, और इसमें भागलपुर का भी एक इलाका है जो इस रिपोर्ट में प्रदूषित शहरों में की सूची में आया है। तो क्या ये आप देख रहे हैं कि पिछले कितने सालों में बिहार में ये प्रदूषण का स्तर, और खासकर कि PM 2.5, क्योंकि इस रिपोर्ट को उसी पर जो है कैलकुलेट किया गया है, कैसे बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, जब एक पहलू होता है कि जब आप रैंकिंग करते हैं तो वो रिलेटिव हो जाता है। तो उसमें अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश के शहरों में गिरावट हुई है पिछले हम्म। 2-3 सालों में, तो रिलेटिव अगर रैंकिंग जब होगी तो कुछ क्षेत्र बहुत ज्यादा हो जाएंगे उसमें। और बिहार में मेरे ख्याल से उस तरह की गिरावट दर्ज नहीं हुई है हम्म। जो होनी चाहिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। तो इसलिए एक तो रिलेटिविटी का फैक्टर होगा, और दूसरा फैक्टर ये है कि वहाँ जिस तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए, उसमें हमारी कमी रह गई है। तो कंसंट्रेशन जो है प्रदूषण का, वो कम नहीं हो पाया है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से बिहार के हम्म। जो शहर हैं बहुत ज्यादा उभर के सामने आ रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर तो आता ही है, और कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जो कि
इंडो गैंजेटिक प्लेन में जो शहर हैं उनमें कई शहरों में प्रदूषण रिलेटिवली ज्यादा आ जाता है, परंतु अगर पूरे राज्य में ये स्थिति सामने आती है कि कई शहर अगर सामने आ रहे हैं प्रदूषण में, तो ये एक नया विषय है और इसमें एक अच्छी अध्ययन करके हमें कंट्रोल एक्शन प्लान बनाना होगा। सर, तो सबसे पहले बिहार को क्या करना चाहिए आपके मुताबिक? देखिए, जो वहाँ की स्थिति अगर पहलुओं को हम देखें तो अगर जितने पावर प्लांट इंडस्ट्रीज हैं वो लार्ज स्केल सोर्सेज होते हैं प्रदूषण के, तो उनको प्रदूषण नियंत्रण के जो कठिन नियम है या जो पॉल्यूशन कंट्रोल के यंत्र होते हैं उन्हें आपको सुचारू रूप से चलाना होगा। फ्यूल की सप्लाई हमें देखनी होगी कि अप्रूव्ड फ्यूल लिस्ट बनाया है कि नहीं राज्य ने, और जो पॉल्यूटिंग फ्यूल्स हैं, जैसे आप देखेंगे कि कई राज्यों ने पॉल्यूटिंग फ्यूल्स को बैन कर दिया है, जैसे कि हाई फ्यूल्स जो होती हैं उनको हमें वहां रेस्ट्रिक्ट करना होगा, परंतु ये भी देखना होगा कि उसका ऑल्टरनेटिव या उसका विकल्प है कि नहीं। और दूसरा ये है कि एसेस करना होगा वहां के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कि टोटल जो इकाइयां हैं उनमें से प्रदूषण किन इकाइयों से ज्यादा हो रहा है। मान लीजिए अगर एक सेगमेंट है जिसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उसको हमें किया जाए। और एक पहलू जो है कि बायोमास में डिपेंडेंस, यानी लकड़ियों में या काउडंग में या सॉलिड फ्यूल में डिपेंडेंस अगर है, कोल में डिपेंडेंस है कुकिंग के लिए या इंडस्ट्रीज में, तो उसको कितना हम कम कर सकते हैं या उसको ऑल्टरनेटिव फ्यूल की दिशा में लेके जा सकते हैं। अगर नहीं लेके जा सकते तो हमें ये देखना होगा कि टेक्नोलॉजी जो ये इस्तेमाल की जा रही है वो फ्यूल एफिशिएंट है कि नहीं, ताकि अगर इकाइयां चल भी रही हैं तो इस तरह से करें कि पॉल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट हमेशा काम करें। एक पहलू ये है। और दूसरा, सुचारू व्यवस्था जो है शहरों में कंजेशन और ट्रैफिक की, उस दिशा में हमें ध्यान रखना होगा कि पटना, मुजफ्फरपुर या गया जो है वो नॉन एटंडमेंट सिटी है, यानी कई सालों से वहाँ प्रदूषण बहुत ज्यादा रहा है, तो वहाँ उस तरह की गिरावट भी नहीं देख रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जो बड़े शहर हैं बिहार के, वहाँ हमें प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए के और एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान जो बनाया है वो उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है और फर्दर क्या करना चाहिए। और अगर नए शहर शामिल हो रहे हैं तो वो पॉलिटिंग लिस्ट में शामिल ना हो, इस दिशा में उपाय करने होंगे ताकि वो फिर से प्रदूषण करने की बहुत बड़ी इकाइयां ना बन जाए, मतलब प्रदूषित शहर ना बन जाए। तो दो तरह के प्लान हमें रखने होंगे, एक तो कम करना जो बहुत ही पॉल्यूटेड सिटीज हैं, और नए शहर शामिल ना हो उसमें प्रिवेंटिव तौर पर हमें क्या क्या कदम उठाने होंगे। प्रिवेंटिव तौर पे आप कह रहे हैं कि बायोमास फ्यूल बर्निंग कम होनी चाहिए? बायोमास फ्यूल बर्निंग, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल, क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल हर क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, फिर जो छोटी इकाइयां होती है जैसे ब्रिक किल्स, ईंट के भट्टे होते हैं, वहां हमेशा इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उसमें क्लीन। फिर गार्बेज मैनेजमेंट, कूड़े का प्रमुख तौर पर प्रबंधन होना चाहिए, उसको अदरवाइज दिया जाता है, कई जगह दिखाया जाता है। तो सारे स्रोत हमें ब्रॉडली आइडिया है, परंतु अगर स्पेसिफिक है वो भी हमें आइडेंटिफाई करना होंगे। शहर में भी कुछ अलग हो सकता है कि कोई इंडस्ट्री ज्यादा हो सकती है और कोई रिहायशी स्थिति ज्यादा हो सकती है, और दोनों में अलग अलग मुद्दे होंगे। तो लोकल फैक्टर्स, रीजनल फैक्टर्स और ये सारी चीजें देख के हमें, और दूसरा ग्रीनिंग, अर्बन ग्रीनिंग एज वेल एज ओवरऑल फॉरेस्टेशन, यानी पूरे राज्य में क्या स्थिति है, बिकॉज ये एक रिवर प्लेन और दूसरे की फ्लड प्लेन, और ये जो एल्यूवियल सॉइल जो होता है वो धूल काफी उड़ती है। तो अगर प्रॉपर शहरों में एटलीस्ट अगर रिसाइकल्ड वाटर का इस्तेमाल करके अगर हम ग्रीनिंग कर सकें तो वो भी काफी मदद करेगी। तो मेरे ख्याल से इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर हमें देख के कंट्रोल करना होगा, ताकि इसमें शॉर्ट टर्म में भी बेनिफिट हो और एक लॉन्ग टर्म हमारे पास विजन रहे। सर, इसके अलावा जो इस रिपोर्ट में सामने आया है वो ये है कि
दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानियों में से एक है अभी भी दुनिया भर में। लेकिन बांग्लादेश जो देश है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों में सामने आ रहा है, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आ रहा है, तीसरे नंबर पर भारत दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ये तीनों जो देश है एक ही जो इंडो गैंजेटिक प्लेन के आसपास के ही देश दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों इन देशों में ही सबसे ज्यादा जो है प्रदूषण का प्रभाव दिख रहा है इस वक्त? देखिए, इसका प्रमुख कारण ये है कि जैसा आपने खुद ही बताया है कि इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है, एक तो नॉर्दर्न साइड में हिमालय अलाउ नहीं करता हम्म। प्रदूषण या हवा उधर नहीं जा सकती। और हम्म। ये जो क्षेत्र लाहौर से लेकर ढाका तक का जो टोटल बेल्ट है, और इसमें हम्म। भारत हम्म। नॉर्दर्न 8 राज्य टोटल शामिल हैं। तो हम्म। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है इसमें जो, और ये काफी हेवीली पॉपुलेटेड है, यानी हम्म। इसमें जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज, आप जो भी कहेंगे इसमें क्षेत्र में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। हम्म। और चूंकि आर्थिक विकास जिस तरह से सारे क्षेत्र का हो रहा है, और ये चैलेंजेस इन हमारे पड़ोसी देशियों देशों में भी हो रही है, और भारत में तो डेफिनेटली हमारे पास एक आप कह सकते हैं कि हो रहा है। तो ये हम्म। इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हम कर रहे हैं, परंतु इसका एक नतीजा दूसरा पहलू ये है कि प्रदूषण नियंत्रण हमारे दायरे में है, या वो उस तरह से हम उपाय नहीं कर रहे हैं जिस लेवल में होना चाहिए। हम्म। और ये चैलेंजिंग इसलिए है कि हमें ध्यान अगर ना देने पर क्या होगा। अगर आप देखेंगे आंकड़ा कि दिल्ली में जो स्टडी हुई थी कि तकरीबन 10 साल एक व्यक्ति की आयु जो है 10 से 11 साल वो कम हो जाती है। ये ऑन एन हम्म। एवरेज मेरे ख्याल से आईजीपी में स्टडी करेंगे तो कई शहरों में आपको दिखेगा कि लोग या तो असामयिक मृत्यु हो रही है प्रदूषण के चलते, या उनका स्वास्थ्य खराब होता है, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो अफेक्टेड हो रही है। तो ये जो हेल्थ का पहलू है जिसमें हमेशा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो और प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए उसमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है कंट्रोल करना। तो मेरे ख्याल से वो इकोनॉमिक्स हमें समझनी होगी कि एक मुझे याद आता है वर्ल्ड बैंक की स्टडी हुई थी। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के लिए कहा था कि प्रदूषण का जो प्रभाव है वो 3% हमारी जीडीपी को कम कर देता है, परंतु हम्म। इसको कम करने के लिए मात्र 1% जीडीपी की जरूरत है। तो आप हम्म। समझ सकते हैं कि कम करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। और मेरे ख्याल हम्म। से इस दिशा में अगर हम पूरे क्षेत्र में काम करें, और साथ ही साथ हमारे जो रीजनल कॉपरेशन है, माले डिक्लेरेशन है, हमारी एक संस्था है साउथ एशिया एसोसिएशन सार्क है, उसके तहत हम पड़ोसी देशों के साथ भी काम कर सकते हैं ताकि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट जो है देखा जा सके। और चूंकि ये एग्रीकल्चर बेल्ट भी है बहुत बड़ा, तो इसमें जो बायोमास बर्निंग भी होती है उस दिशा में सार्थक उपाय किस तरह से किया जा सके। और हम्म। हर सोर्स को आइडेंटिफाई करके हम एक प्रॉपर एक्शन प्लान में लगातार हम काम करते रहें, ताकि हम्म। हम टारगेट रख सकें कि अगले 5 साल में हम क्या तस्वीर देखना चाहते हैं और कितना हम कम करना चाहते हैं इस क्षेत्र में। ठीक है सर, एक जो बहुत बड़ा सवाल इस वक्त मेरे जहन में भी है कि चीन इसमें ऊपर के आंकड़ों में क्यों नहीं दिखाई दे रही है। चीन का एक प्रोविंस है होतन, उसका नाम इस लिस्ट में है, लेकिन इस रिपोर्ट में खुलकर कहीं शंघाई या बीजिंग जैसे शहरों का नाम नहीं है। और मैं 2023 में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट को इस पे कोट करना चाहूंगी। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन क्लीन एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर ने कहा था कि पहली बार पिछले एक दशक में चीन में 80% तक जो है प्रोविंशियल कैपिटल्स में प्रदूषण देखा गया PM2.5 का। ये 2023 में ही हुआ था। और इस स्टडी में ये भी कहा गया कि चीन के 31 ऐसे प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं जहां पर नेशनल स्टैंडर्ड फॉर PM2.5 को नहीं मीट किया गया है। जो जो एक सेट पैटर्न होता है वो नहीं मीट किया गया है। और जो एरियाज हैं इसके, ये उत्तरी और कुछ सेंट्रल चाइना के
एरियाज हैं। लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट में ज्यादातर जो चीन के कुछ शहर हैं जिनके बारे में हम काफी समय से सुनते आए हैं, खासकर बीजिंग और शंघाई, उनका जिक्र कम दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, एक तो मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक क्षेत्र लिया था, हुबेई, तियानजिन और बीजिंग का जो एक एरिया लिया था, उसमें उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट किया था रीजनल लेवल पे। हम्म। जैसे कि हम ताज ट्रेपेजियम जोन में हमने एफर्ट लिया था कि हम्म। प्रदूषण कम हो सके, और उनके पास एक ये है कि वो स्थिति नहीं है कि कोई एक माउंटेन रीजन ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो हम्म। ज्योग्राफिकल फीचर्स अलग हैं, मेट्रोलॉजिकल फीचर्स भी अलग हैं, परंतु हम्म। उपाय उन्होंने डेफिनेटली किए हैं ओवर द इयर्स। पर कितने किए हैं वो सच्चाई भी हमें देखनी होगी जब कंपेयर हम्म। किया जाता है। तो मेरे ख्याल से हम्म। ये जो संस्थाएं जब रिपोर्ट जारी करती हैं, साथ में ये भी बताएं कि अगर कम हुआ है या कम दिख रहा है तो उसके कारण क्या है। मेरे हम्म। ख्याल से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है, और हम्म। रैंकिंग जो मेथोडोलॉजी है वो यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए, ताकि हम्म। इसमें कॉन्फिडेंस पब्लिक का बढ़े। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस और यूनेप अगर इसमें पहल ले, और चूंकि हम 8,000 या इससे ज्यादा शहरों का या बहुत सारे शहरों का जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हर देश के मेजरमेंट टेक्निक्स अलग हो सकते हैं, या फिर वो डेटा क्वालिटी के सवाल भी होते हैं, और कई एजम्पशंस भी लिए जाते हैं, या लो कॉस्ट हम्म। सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है हम्म। मॉनिटरिंग करने के लिए। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अब क्या हम कंपैरिजन जो है वो प्रॉपर वे में कर रहे हैं हर देश का, अगर इंटरनेशनल लेवल में कंपैरिजन होती है। परंतु इससे डिनाई नहीं करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में प्रदूषण नहीं है, परंतु ये भी होना चाहिए कि अगर बाकी क्षेत्रों में कम है तो उसके कारण क्या है, और उन्होंने ऐसा क्या किया है कि प्रदूषण कम हो सके, हुआ है। और ये इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा किया जाए, और उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का एक फोरम बने, जिसमें इस तरह की कंपैरिजन की जा सके, ताकि वो एक पीयर रिव्यूड वे में सामने आए, ताकि कई लोगों ने उसे देखा हो और जिस सत्यापित हो एक तरह से। क्योंकि अगर हर संस्था रैंकिंग करने लगेगी तो एक तो हम्म। उससे रेगुलेटर्स के या लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा, या फिर क्या सही है और क्या करना चाहिए, इसमें भी अलग अलग मैसेजिंग जाएगी। तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और हर सरकार, जैसे भारत हम्म। सरकार की संस्थाएं हैं हम्म। और दूसरे देशों की संस्थाएं हैं, वो करेंगे। क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि अफ्रीका के कई शहरों में मॉनिटरिंग नहीं है, कमजोर है। हम्म। जी। कई डेवलपिंग कंट्रीज में मॉनिटरिंग स्टेशन काफी संख्या में कम है, वहाँ आपको मेरे ख्याल से अलग मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सैटेलाइट्स का हम्म। इस्तेमाल करना होगा, या अलग हम्म। सेंसर्स का उपयोग करना होगा। सेंसर्स की मेथोडोलॉजी जो है, गाइडलाइंस अभी भी लो कॉस्ट सेंसर्स की पूरी तरह से तैयार नहीं है, और उसको मान्यता भी नहीं दी गई है कई जगहों में। तो मेरे ख्याल जी। से इस दिशा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएन को पहल करनी पड़ेगी, ताकि ये जो कंपैरिजन है ये अच्छी तरीके से हो। और साथ में सिर्फ एयर क्वालिटी का डेटा देने से काम नहीं चलेगा, अगर हम कारण हम्म। नहीं बताएंगे हम्म। तो मेरे ख्याल से उसमें एक कमी रह जाएगी कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग। ओके। वो नॉलेज जो है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मदद करता है सभी लोगों को कि वो ये चीजों को जान सके कि किसने क्या अच्छा किया है या क्या नहीं कर पाया, और किस दिशा में फोकस लाना चाहिए। हम्म। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये चिंता का विषय है कि बिहार के बेगूसराय, सिवान, सहरसा और कटिहार जैसे इलाकों में प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन एक तरफ हम ये देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली जैसे शहर हैं, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहर हैं, वो तो पहले से ही प्रदूषण ग्रसित हैं, लेकिन बाकी शहर जहां पर एक्सपेक्टेशन नहीं होती है इतने प्रदूषण दिखने की, वो भी अब रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं, और उसके खास कारणों पर सरकार को भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर।